अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है पार्टी फंडिंग। अब तमाम जमातों को उसका जवाब देना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस पहले ही चल रहा है। पीपल्स पार्टी PMLN को भी इस सिलसिले में तलब कर लिया गया है। ये फॉरेन फंडिंग केस है क्या, जरा शुरू में इसको हम आपको तफसील से बताएंगे भी, फिर इस पर बात भी होगी। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और फिर पूछेंगे कि महंगाई को कौन कंट्रोल करेगा। नया साल है, 2 दफा पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज की कीमत ऊपर जाती है। सो क्या नए पाकिस्तान में 2021 के लिए कमर कस लें हम लोग कि महंगाई ही होनी है, समझौता कर लें। आखिर में बात होगी KPs की कि घरेलू तशद्दुद पे अब वहां पर 5 साल की सजा मिलेगी। कवानीन तो पास हो जाते हैं, मौसर भी होते हैं, बड़े स्ट्रांग भी होते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। सो ये एक अच्छी जो डेवलपमेंट हुई है, इस पर प्रोग्राम के आखिरी समय बात करेंगे। आगाज करते हैं इलेक्शन कमीशन में जो पार्टी फंडिंग केस है। इस हवाले से अब तो तीनों जमातें हैं, उनको जवाब देना होगा, लेकिन ये मामला शुरू हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जो लोग नहीं जानते कि पार्टी फंडिंग केस क्या है और इंडिविजुअली हर जमात का इसमें क्या उससे सवाल पूछे जाएंगे, जरा हम आपको एक क्विक सा रिकैप देते हैं इसके बारे में। स्क्रूटनी कमेटी ने 18 जनवरी को फिलहाल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को तलब कर लिया है। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है, 19 जनवरी को PDM इलेक्शन कमीशन के सामने पहले ही तहरीक इंसाफ की पार्टी फंडिंग केस के जल्द फैसले के लिए एहतजाज करने जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को 20 जनवरी को तलब कर रखा है। सो ये 18, 19, 20 बड़े इवेंटफुल दिन रहेंगे जी। तहरीक इंसाफ ने जो स्क्रूटनी कमेटी को जवाब दिया है, जरा देखने से ताल्लुक रखता है। उन्होंने फिलहाल अब ये कह दिया है कि गैर मुल्की फंडिंग के जिम्मेदार उनके एजेंट हैं। एजेंट ने हिदायत पर अमल नहीं किया, पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यानी तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के रूबरू ये मान लिया है कि जो पार्टी फंडिंग हुई है उसका जिम्मेदार वो नहीं है, एजेंट्स हैं। सो ये इस वक्त इनकी यहाँ पे कानूनी पोजीशन है एज ऑफ राइट नाउ। जल्दी से बता दें कि पार्टी फंडिंग केस शुरू कहां से हुआ था, कौन है इसका रोए रवां। जो दरखास्त गुजार जी अकबर S बाबर साहब थे, मुकदमा नवंबर 2014 में दर्ज किया गया था। पहली समाअत 19 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। अकबर S बाबर साहब ने जो इल्जामात लगाए थे वो काफी लंबी चौड़ी उनकी डिटेल है। हमने क्विकली उसमें से कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान के दस्तखत शुदा रजिस्टर्ड 2 ऑफशोर कंपनियों के जरिए गैर कानूनी गैर मुल्की फंड्स में तकरीबन $30 लाख जमा किए गए थे। ये रकम मशरक़े वुस्ता से हुंडी के जरिए PTI मुलाजमीन के खातों में भेजी गई थी। ज्यूइश फंडिंग डायरेक्टरी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी और अमरीकी नजियात हिंदुस्तानी समेत गैर मुल्की तहरीक इंसाफ को अपने हक और मफादात में लॉबिंग के लिए माली मुआवनत फराहम कर रहे थे। 2011 में एक ऑडिट में पार्टी में जब गैर कानूनी फंडिंग का इंकशाफ हुआ, लेकिन उस रिपोर्ट को आम नहीं किया गया। ये तमाम अकबर S बाबर साहब का केस है जो उन्होंने इल्जामात लगाए हैं। वो भी कहते हैं कि इमरान खान को गैर मुल्कियों से मिलने वाले फंड्स का ऑडिट करने को कहा, लेकिन खान साहब ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन को पेश की जाने वाली सालाना ऑडिट रिपोर्ट से भी खुफिया रखे हैं। ये क्लेम है अकबर S बाबर का। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी जो कमेटी है, मार्च 2018 को उसने अकाउंट्स में गैर मुल्की फंडिंग की जांच पड़ताल की इलेक्शन कमीशन ने और एक स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दी। और इब्तिदा में कमेटी को 1 माह में PTI के खातों की जांच पड़ताल करने का हुक्म दिया गया था। फिर इसके मैंडेट में 2 माह और फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तौसीह कर दी गई। और जून 2020 में स्क्रूटनी कमेटी को अगस्त तक रिपोर्ट जमा करवाने की मोहलत दी गई थी। 27 अगस्त 2020 को स्क्रूटनी कमेटी ने 29 माह की जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट पेश की, मगर इलेक्शन कमीशन ने उसे नामुकम्मल करार देकर मुस्तरद कर दिया था। और फिर 22 अक्टूबर थी और फिर बगैर किसी डेडलाइन इसको कहा कि जल्द से जल्द मुकम्मल करें। सो ये तमाम जो मामलात हैं, PTI के जो 18 जाली अकाउंट्स हैं उसके हवाले से जुलाई में इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खत पे लिखा। तहरीक इंसाफ के 2009 से 2013 के तमाम बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब की। और जो डॉन अखबार है वो कोट करता है कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि तहरीक इंसाफ के 23 में से 18 मुबैना जाली अकाउंट्स हैं जिनमें अरबों रुपए की गैर मुल्की करेंसी मौजूद है। स्टेट बैंक ने बहरहाल इसको तरदीद कर दी थी। उन्होंने कहा कि निजी बैंकों को खत लिखा था कि PTI के बैंक अकाउंट्स की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई जाए, मगर PTI के जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक रिपोर्ट की स्टेट बैंक ने उस वक्त तरदीद कर दी थी। अब फिलहाल जो है ये तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 7 रिट पिटिशंस और इलेक्शन कमीशन में कई दरखास्तें दायर की गई हैं। ये तो हो गया जी PTI का जो पूरा हमारे पास अभी तक फंडिंग केस जो है इसके हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है। अब जो बाकी 2 जमातें हैं जिनको तलब किया गया है, जरा जल्दी से उस पर भी नजर डालते हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की जो पार्टी फंडिंग केस है, अक्टूबर 2017 में तहरीक इंसाफ के फरूख हबीब साहब थे, उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की फंडिंग से मुतालिक दरखास्त जमा करवाई गई। नवंबर 2019 में इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की पार्टी फंडिंग से मुतालिक तहकीकात का आगाज कर दिया था। पार्टी फंडिंग केस पर जो पीपल्स पार्टी है उस पर यह इल्जाम है कि 2013 में पीपल्स पार्टी को 41 करोड़
47 लाख रुपए के फंड्स मुंतकिल हुए थे, लेकिन उनको जराए नहीं बताए गए थे। पीपल्स पार्टी ने फॉरेन फंडिंग या ममनुआ जराए से फंड हासिल न करने का सर्टिफिकेट भी जमा नहीं करवाया था। 2013 से 2015 के दौरान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ जरदारी ने बिलावल को इलेक्शन मुहिम के लिए जो 98 लाख रुपीस की माली मुआवनत की गई, वो फंड्स भी जराए में जाहिर नहीं किए गए थे, जबकि सियासी जमात का किसी दूसरी सियासी जमात से फंड लेना गैर कानूनी है। सो पीपल्स पार्टी के बारे में ये जो पीटीआई ने जो पिटीशन दायर की थी, उसके मुताबिक 2009 से 2012 तक अकाउंट स्टेटमेंट जाहिर नहीं की गई, और उसके अलावा जो अखराजात हैं वो गैर तस्दीक शुदा उसके जराए हैं। एक और बात जो बड़ी स्पेसिफिकली कही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में अमेरिका में पीपीपी एलएलसी कंपनी रजिस्टर करवाई, जिसका एजेंट पार्टनर अमेरिकी शहर मार्क सेगल था, और पाकिस्तानी सफारत की जानिब से एक सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन की उसको रकम भी अदा की गई थी। मुस्लिम लीग नून के केस पे आ जाते हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प है। मुस्लिम लीग नून की ऑडिट रिपोर्ट पर 2013 से 2015 तक पार्टी फंडिंग के जराए और दीगर मालूमात मौजूद नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पॉइंट आउट किया है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को वसूल होने वाले जो फंड्स हैं, जिनकी रकम आप देख सकते हैं 14 करोड़, 1 करोड़ 96 लाख, ये इसके जराए पेश नहीं किए गए पीएमएलएन की तरफ से, ये भी इल्जाम है। और 2013 से 2015 तक पंजाब में 23 लाख, जबकि सिंध में 5 करोड़ के जो असासे हैं वो गैर मुसद्दिका हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान डिवीजन की कोई भी ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, जो कि पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी है, ये इस पे इल्जाम है मुस्लिम लीग नवाज पे। और इसके अलावा जो उनके घर हैं कुछ जगह पे F7 में, F8 में, उनके भी असासों के बारे में नहीं बताया गया। तो ये हमने आपको एक होलसम सा पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कि जो 3 जमातें हैं जिनके बाकी केसेस जो हैं वो लगे हुए हैं, इनके ऊपर इल्जामात क्या हैं। अपने मेहमानों का मैं तारुफ करा दूं, फरूख हबीब साहब बड़े ही रेलेवेंट गेस्ट इसलिए बिकॉज वो जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के ऊपर जो ये तमाम सवालात हैं उनको उस पिटिशन को ये जो है देख रहे हैं और वो इस पर मौक़िफ़ भी देते हैं। मलिक अहमद खान साहब साबिक तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज बलोच साहिबा हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया। फरूख हबीब साहब, सबसे पहले तो हम आपकी तरफ इसलिए आ जाते हैं बिकॉज आपका केस पुराना चल रहा है, इनका तो जो भी हियरिंग होगी, लेकिन ये जो आपकी लेटेस्ट डेवलपमेंट है जिसमें आप कह रहे हैं कि आपके एजेंट को मालूम था, आपको नहीं मालूम था, तो ये जरा इसको एक्सप्लेन करें। देखें, ये जो कल चीज़ एक मीडिया के ऊपर चली, पिछले 2 रोज से चल रही थी, ये एक इन कैमरा जो है वो प्रोसीडिंग्स होती हैं स्क्रूटनी कमेटी की। अच्छा, पीटीआई की भी हो रही है, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की भी हो रही है। मैं पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की जो स्क्रूटनी कमेटी की प्रोसीडिंग्स हैं उसका हिस्सा हूँ, वहाँ भी इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। हमने एक मौका इख्तियार किया था कि आप ऐसा करें, इन हियरिंग को ओपन कर दें, आप मीडिया के नुमाइंदों को आने दें। ओपन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती है, इलेक्शन कमीशन में होती है, स्क्रूटनी कमेटी में भी आप मीडिया के लोगों को आने दें, ताकि किसी को ये शिकवा ना रहे कि स्क्रूटनी कमेटी की जो कार्रवाई है वो बाहर जाके मिस इंटरप्रेट होती है। ठीक है, जैसा कि इस मामले के अंदर खास तौर के ऊपर हुआ। बेसिकली जो चीज समझने की जरूरत है वो ये है कि बरतानिया और यूएस के अलग अलग कवानीन है। यूएस के अगर कवानीन की बात करें तो वहां पर उनके जस्टिस एंड लॉ डिपार्टमेंट के नीचे एक एक्ट है जिसको फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1938 कहते हैं। अगर किसी ने वहां पर लॉबिस्ट हायर करना है तो उसको वहां पर अपना एक प्रोसीजर इख्तियार करना पड़ेगा, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एलएलसी बनाई है। या अगर किसी ने वहां पर फंड रेजिंग करनी है तो उसको भी फारा पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। जब आप रजिस्टर्ड करवाते हैं तो वहां पर आप अपना एक एजेंट मुकर्रर करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट उसमें जो है वो आपकी पीटीआई है, और हमारे जो एजेंट हैं वहां पर पाकिस्तानी नेशनल हैं, जो कि वहां पर ओवरसीज पाकिस्तानी जो नाइकॉप होल्डर्स हैं, जो वही ओवरसीज पाकिस्तानी जो $22 अरब सालाना पाकिस्तान को रेमिटेंसेस देते हैं, उनसे वो तमाम पैसे जो है पेइंग मेंबरशिप, जो सालाना हमारी पेड मेंबरशिप है, $10 $15, वो पैसे उनसे कलेक्ट किए गए, क्यूमुलेट होते हैं, वहां से पाकिस्तान आ जाते हैं। तमाम पैसे बैंकिंग चैनल से आए हैं, नोटराइज्ड हैं, कोई हुंडी, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया इस्तेमाल नहीं किया गया। अच्छा। और तमाम रिकॉर्ड जो है वो स्क्रूटनी कमेटी को जमा करवा दिया गया। जहां पर मिस इंटरप्रिटेशन की गई वो हम लॉ को इंटरप्रेट कर रहे थे। अच्छा। जो यूएस के अंदर है। सो ये जो एजेंट्स वाली बात है, ये यूएस का जो लॉ है उसको इंटरप्रेट किया गया। अच्छा। लेकिन जो इसको जो है पेश इस अंदाज से किया गया कि हमने इस तमाम चीज एजेंट पे डाल दी। हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जो यूएस से पैसा आया वो नोटराइज्ड है। अच्छा। बैंकिंग चैनल से आया है और वो किसी फॉरेन नेशनल से नहीं आया। वो ओवरसीज पाकिस्तानियों से आया है। वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में भी अपना किरदार अदा करते हैं, अपने अजीजों कारिब को रेमिटेंसेस भी भेजते हैं, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं,
पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के अंदर भी अपना किरदार अदा करते हैं, जिनको हम अपना असासा कहते हैं। चलिए, आपने क्लियर कर दिया आपके नजदीक कि मिस कोट हुआ या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट हुआ, ये आप कहना चाह रहे हैं ना कल की। लेकिन ये फिर ये ताखीरी जो हरबे हैं जिसमें आप बार बार जो हैं जांच पड़ताल रोकने की कोशिश करते रहे, आपने साथ रिट पिटीशंस की हुई है, इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें की हुई हैं, जस्ट गेट दिस ओवर विद। अगर मारिया, इसमें भी एक पॉलिटिकल रिहॉटिक जो है बड़ी देर से हमारे खिलाफ क्रिएट किया गया, वो भी मैं आपको क्लैरिफाइड कर देता हूं। देखें, दो टेक्निक्स होती हैं। जब लॉ की टेक्निक में जाते हैं तो वकला अपने अंदाज से केस को आगे लेके चलते हैं, वो लीगल टेक्निकलिटीज पे जाते हैं, जो लीगल रेमेडीज, लीगल ऑप्शंस होते हैं उनको यूज करते हैं। जहां तक हमारी पार्टी का केस है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारी अकाउंट्स ब्रांच का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप ये जहन में रखें कि पीटीआई वाहिद जमात है जिसने फॉर्मली सर्टिफाइड ए क्लास के आई कैप से सर्टिफाइड ऑडिटर्स को हायर किया। प्रॉपर हम अपनी अकाउंट्स की बुक्स मेंटेन करते हैं और पूरा रिकॉर्ड हमने जमा करवाया। 2016 में हनीफ अब्बासी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन लेके चले जाते हैं, अकबर एस बाबर की पिटीशन को कॉपी पेस्ट करके, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, क्विकली आपको बताऊंगा। इसका फैसला आता है, जब इसका फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा वाज़ेह कर देती है कि जो मौक़िफ़ आप इख्तियार कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग का केस ही फेडरल गवर्नमेंट बना सकती है। आइन का आर्टिकल 17(2) इसके अंदर बड़ा वाज़ेह है, उसको आप पढ़ सकते हैं। ये मैं आइन का आर्टिकल 17(2) भी लेकर आया हूं, जो कहता है कि अगर किसी के ऊपर कोई फेडरल गवर्नमेंट समझती है कि पार्टी फॉरेन फंडिंग ले रही है तो उसके खिलाफ रेफरेंस बनाएगी, 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट भेजेगी, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फैसला करेगा। जो आज पीएमएलएन पीपल्स पार्टी जिन्होंने वो पिटीशन ही दायर नहीं की, जो मैच नहीं खेला, उसका कप लेने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी हुकूमत थी। नहीं, पॉइंट है देखिए, वो तो सियासी उस पे एंगल है, और दूसरी बात है कि ऑब्वियसली जब आपकी मेहरबानी, आपने कह दिया सियासी एंगल है, नहीं लॉ की बात भी लेते, लेकिन लॉ के हवाले से भी देखें ना, तो ये जो आपकी ताखीरी हरबे ये आपके हक में नहीं जाते, चाहे ये लीगल है, ये टेक्निकल है, जो स्ट्रैटेजी है, रेटोरिक है, व्हाटएवर, इंप्रेशन नहीं जा रहा है, आप लोग इसको डिले कर रहे हैं। ना मारिया, मैं आज की आपसे बात कर रहा हूं, स्क्रूटनी कमेटी की रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं, वो स्क्रूटनी कमेटी पे है। देखें, जब डेटा आता है तो उस डेटा को एनालाइज भी उन्होंने करना है। 3 रुकनी कमेटी है, डीजी लॉ है, उसके अंदर आई थिंक एससीसीपी के नुमाइंदे हैं, एक अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन ने इसकी फॉर्मेशन की हुई है। वो डेटा आता है, उस डेटा का एनालाइज करते हैं, उस डेटा का एनालाइज करके फिर उससे आगे बढ़ते हैं, वो तारीख मुकर्रर करते हैं। हम अपनी मर्जी से कोई तारीख नहीं लेते वहां पर, या कोई डिलेइंग टैक्टिक्स यूज नहीं करते। नहीं, अपने साथ के करीब जो है रिट पिटीशंस हैं, फिर इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें भी दायर की गई हैं तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की तरफ से। मैंने आपको फिर कहा, वो कानूनी माहिरीन की अपनी अप्रोच है, वो उनकी पार्टी इसको बताती है कि भाई पीछे से लीड देती है कि भाई इसको मामले को लटकाना है, ये ऐसे अपने तौर पे वो कैसे। मैं आपको सिर्फ 2 गुजारिश अर्ज करूं। देखें, जहां जो हमें स्क्रूटनी कमेटी कहती है, स्क्रूटनी कमेटी की प्रोसीडिंग्स के साथ हम ताउन करते हैं। या तो आप ये बात कहें कि हम स्क्रूटनी कमेटी को रोकने के हवाले से हमने कोई पिटीशन दायर की हो, उसके ऊपर स्टे लेकर आए, हमने ऐसा हरगिज नहीं किया। हमने कुछ लीगल रेमेडीज के ऊपर जरूर गए हैं, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी की प्रोसीडिंग्स को एक दिन रोकने के लिए हमने किसी अदालत का कोई दरवाजा नहीं खटकाया। हमारा ये मानना है कि हम चाहते हैं कि हमारा भी जांच पड़ताल करें, क्योंकि कानून कहता है। अच्छा। हम ये कहते हैं पीपल्स पार्टी का भी करें, नून का भी करें, जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन 24 सितंबर को रिटन फैसला दे रहा है कि पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को मतलूबा रिकॉर्ड नहीं दे रहे, राह फरार इख्तियार किए हुए हैं, वो रिकॉर्ड जमा करवाएं। चलिए पूछ लेते हैं मुझे उनसे भी। मेरे ख्याल नाज आपसे आगाज करती हूँ। 19 जनवरी को जो पीडीएम है वो जा रही है इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने, पीपल्स पार्टी उस एहतजाज का हिस्सा होगी? जी देखें, पीडीएम के जो भी एहतजाज हैं वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो पीडीएम के हैं वो सब मिलकर मुत्तफिक होकर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो लीडरशिप है, उनके जो वर्कर्स हैं, वो सब मौजूद होंगे। बात यह है कि इस वक्त ना सिर्फ पीपल्स पार्टी, ना सिर्फ पीडीएम के वो जो जमातें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हमारे साथ पीडीएम में हैं, बल्कि इस वक्त अवाम भी सड़कों के ऊपर है। बात यह है कि इस वक्त किसान सड़कों के ऊपर है, इस वक्त जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो सड़कों के ऊपर हैं, इस वक्त मजदूर सड़कों के ऊपर हैं, पेंशनर्स सड़कों के ऊपर हैं। इधर तो आवे का आवा ही बिगड़ा है। आपने तो बात ये जो फॉरेन फंडिंग केस की है, जिसके ऊपर काफी तबसरा और डिटेल में फरूक मेरे भाई हैं वो बता रहे थे। बात यह है कि फॉरेन फंडिंग केस भी देख लें, 6 साल से इस केस को लटकाए रखकर दूसरों को जो है वो करप्ट गर्दानते हुए इस हुकूमत ने 2.5 साल गुजार दिए। और जब अपने ऊपर बातें आना शुरू हुई तो अभी तो पंडोरा खुला है, अभी तो ब्रॉडशीट की बात
नई खुली हैं। अभी तो ये भी पता चला है कि हुकूमती नुमाइंदे जो है वो जाकर खुद ब्रॉडशीट से बजाय इसके कि जो करप्शन का पैसा जिसका दावा ये करते थे कि लेकर आएंगे, उधर जाके ये खुद अपना शेयर और अपना कट मांगना शुरू कर दिया। तो बात ये है कि देखें ना, जब तक आप दूसरों को इस तरह से सिर्फ उनकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की इमेज को टार्निश करने के लिए या किसी को मलाइन और डिफेम करने के लिए अगर आप प्रोपेगेंडा करेंगे तो फिर आपकी जो हकीकत है वो सामने खुल के आएगी। और जब ये फॉरेन फंडिंग केस का मामला हुआ तो क्यों पीटीआई फौरी तौर पे डेफेमेशन का उन्होंने अकबर एस बाबर के ऊपर जो है वो डेफेमेशन फाइल कर दिया था। अपने बारे में तो वो उनका कानूनी हक है, नाज वो कर सकते हैं, अपने बारे में तो स्टे भी ले लेते हैं, अच्छी बात है। नहीं, अपने बारे में तो डेफेमेशन भी कर लेते हैं, अपनी बारी में नहीं, मैं नहीं मना कर रही है, डेफेमेशन भी ले लेते हैं अपनी बारी में, अपनी बारी में स्टे भी ले लेते हैं। जैसे बीआरटी के मामले पे स्टे लिया, मालम जबा पे स्टे, बीआरटी पे स्टे, बिलियन ट्री सुनामी पे स्टे, ये तमाम हेलीकॉप्टर केस पे स्टे, हर चीज पे स्टे भी ले लेते हैं अपनी बारी में। अपने बारी में ये डेफेमेशन भी इनको याद आ जाता है और दूसरों को 2-2 साल नैब के जेर हिरासत डाल के और उनके ऊपर इल्जाम तराशियां करके उनकी डेफेमेशन जो ये दूसरे सियासतदानों की करते आए हैं, 2 सालों से जो पगड़ियां उछालते आए हैं, जो आर्म ट्विस्टिंग करते आए हैं, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नैब को इस्तेमाल करते हुए, कि मेरे अल्फाज नहीं है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और आर्म ट्विस्टिंग जैसे ये अल्फाज जो रिमार्क्स है ये तो अदालतें कह रही हैं कि नैब का रवैया ये है। तो बात ये है कि जो शहजाद अकबर साहब रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते थे, अब उनको जवाब देना बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो जवाब देना पड़ेगा। छुप रही है, हुकूमत में है, विफाक में है, अब क्लेम करते हैं, बाकी पार्टियों से मुख्तलिफ है। सबसे पहले इन्हें आगे बढ़ के अपने मामला क्लियर करने पड़ेंगे। जितना मामला लटकेगा इट्स बैड फॉर देयर इमेज, बिकॉज ये खुद कहते हैं कि जी हम अकाउंटेबिलिटी में बिलीव करते हैं। अकाउंटेबिलिटी उन्हें अपने आप से शुरू करनी पड़ेगी। सो जितना अगर डिले होगा इट लुक्स बैड ऑन देयर पार्ट। लेकिन पॉइंट ये है कि आपकी पार्टी के जो अब मामला भी अब जो सुने जाएंगे इलेक्शन कमीशन में, आपको मेरे ख्याल 18 की तारीख दी है और 19 बल्कि 18-19 दोनों 18 को दोनों जमातों को बुलाया गया है। सो उसमें आपके बारे में भी बड़े क्वेश्चंस हैं कि जो फंड्स कहां से हासिल हुए उसको आप लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया। बड़े स्पेसिफिकली वो टाइम्स जो पीरियड है बता रहे हैं 2013 से 2015 के दरमियान कुछ फंड्स हैं, 2009 से 2012 के दरमियान कुछ मामलात है जो डिस्क्लोज नहीं है। ये जो सारी इनकी नैब से मुतालिक रेटोरिक एक तरफ, लेकिन ये भी एक फैक्चुअल चीजें हैं जो आपकी पार्टी ने इसका जवाब देना है। ये इनके अकाउंट से निकाली हुई है जो जमा करवाए उन्होंने ईसीपी में। देखिए मैं इसके जवाब दे दूं, मैं इसके जवाब दे दूं। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये बातें नई नहीं है। पीपल्स पार्टी के ऊपर कई अरसे से, बल्कि 80s की दहाई उठा लें, 90 की दहाई उठा लें, फिर 2000, तो दिस इज नॉट न्यू फॉर अस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने 11-11 साल जेलें भी भुगती हैं, 11-11 साल जेलें भी भुगती हैं और हम फेस कर रहे हैं, मुल्क में रहकर फेस कर रहे हैं। और तमाम तर जितने भी एलिगेशन और जितने इल्जामात और झूठे मुकदमात हमारे ऊपर लगाए गए लीडरशिप के ऊपर, वो यहीं पर बैठ के फेस कर रहे हैं और हम फेस करेंगे चीजों को। हमने इन्हीं अदालत भी कि हम छुपते नहीं हैं, हम इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करते। 80 मीटिंग्स के बावजूद जो है फैसले नहीं आ रहे। अच्छा, ये कौन है जो इन्वेस्टिगेशंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जिनको पहले ही पता चल जाता है कि नैब अगली जो है वो गिरफ्तारी किसकी करने लगेगी? तो इतना इन्फ्लुएंस हुकूमत जो कर रही है इदारों को, नैब को, और उसके बाद वही नैब जो है जो विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस। अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन भी विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि भी स्पेसिफिकली इलेक्शन कमीशन की बात करें, मैं आती हूं आपकी तरफ। मैं जरा मलिक साहब को भी एंगेज करना चाहती हूं उस गुफ्तगू में, बिकॉज पीएमएल उसको भी मेरा ख्याल है बुलाया जो है, तो वो अपना कानूनी जवाब तैयार कर रहे होंगे। तो मलिक साहब, आप लोगों का इस वक्त क्या स्टेटस है? आप पेश होंगे इलेक्शन कमीशन में? एहतजाज तो आप करें, लेकिन उससे एक दिन पहले वो जो आपने अपने ये सवालात के जो भी वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, अभी मेरा ख्याल है प्रिलिमिनरी स्टेज होगी, सो आप उसके लिए कानूनी तौर पर अपना जवाब तैयार कर रही है पीएमएल इस वक्त? जी मारिया, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो असूली तौर पे इस हक में हूं कि जो 30 मई का ऑर्डर है 2018 का, वो लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो होना चाहिए और वो सबके लिए होना चाहिए। और उसमें जो तहरीके इंसाफ का उसको पब्लिक ना, अभी जो फरूख कह रहे थे सिचुएशन उसकी अदरवाइज है। जो अकबर एस बाबर की जो दरख्वास्त है 30 मई को ऑर्डर ईसीपी का ये है कि ये इसकी जो स्क्रूटनी कमेटी के पास प्रोसेस गया है वो उसकी वायलेशन में, और ये 30 मई 2018 के ऑर्डर के मुताबिक चीज़ें होनी चाहिए। पहला मसला तो ये।
اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ باقی جماعتوں سے بھی حساب پوچھا جائے اور ان کی بھی اسکروٹنی کی جائے، تو بالکل ایک انڈیپینڈنٹ، ٹرانسپیرنٹ، فیئر پبلک ہیئرنگ، کوئی سوال پوچھنے پہ کوئی اعتراض نہیں، اور پھر یہ چیزیں بھی جواب طلب ہیں، وضاحت طلب ہیں کہ جب سے یہ تحریک انصاف کا مقدمہ چل رہا ہے، اس کو لگ بھگ کوئی 4 سال ہو گئے، یہ 1 انچ آگے موو نہیں کیا۔ یہ پٹیشنرز کو ابھی تک اپنے اکاؤنٹس جو ہیں، جو کہ ڈیمانڈ کرتا تھا وہ 30 مئی 2018 کا آرڈر، آج تک وہ اپنی بینک سٹیٹمنٹس ان کو فرنش نہیں کر سکے۔ وہ اس کے جواب میں جو ان کی پٹیشن تھی، اس کی ریٹن رپلائی کی صورت میں ان کے پاس وہ کوائف ہونے چاہیے تھے۔ یہ تو ایک جوڈیشل پروسیڈنگ کی ڈیمانڈ یا کسی بھی ایک ایسی پروسیڈنگ کی جس میں ایڈورسیریل پروسیڈنگز ہوتی ہیں، تو اس کے سامنے بات آتی ہے میں نے کیا لکھ کے دیا، اس کے جواب میں کیا ہے، آج تک نہیں آیا سامنے۔ تو تحریک انصاف کا جو ایز اے پارٹی کنڈکٹ ہے، وہ کنڈکٹ یہ ہے کہ 4 سال تک اس کو ایک ڈیلے کی صورت میں رکھا اور اس کو آن ون پریٹیکسٹ اور another پریٹیکسٹ جواب نہ دینے کی کیفیت میں رکھا۔ اب آ جائیں ایجنٹ والی بات پہ۔ تو ایجنٹ کی جو صورت ہے اس میں بیسیکلی ایک رسپانسبلٹی جو ہے وہ ایک صورت یہ اختیار کی گئی ہے کہ ایک لیگلی ایک ایسی پوزیشن لے لی جائے جو کہ ایزیلی ڈینائبل ہو آن دا پارٹ آف سم ادر پرسنس پرفارمنس۔ اچھا، ایجنٹ جو ہے وہ جب ایکٹ کرے گا آن بہاف آف اے پارٹی، تو پارٹی ول بی ریسپانسبل فار ہز ایکشنز واٹ ایور دے ٹیک۔ وہ بڑی سمپل لیگل اس کی پروپوزیشن ایٹ دا اینڈ بنے گی۔ تو اگر تو تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں جو پیسے آئے ہیں اور اس پہ یہ ایلیگیشنز ہیں کہ ان کے اربوں روپے کے فنڈز جو ہیں وہ ان کے پاس پہنچے ہیں، اور پھر انہوں نے ان کو جو بھی اس کا مصرف کیا ہے، چاہے اسے بنی گالا خریدا ہے، کوئی نیو جرسی کے فلیٹس خریدے ہیں یا کچھ اور کیا ہے، چاہے وہ شوکت خانم کے ساتھ میٹیگیٹ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے، اکاؤنٹ در اکاؤنٹ، اکاؤنٹ کے کورز پہ اکاؤنٹ، تو وہ ساری چیز سامنے آنی چاہیے کہ وہ کیا تفصیل ہے، اس پہ کوئی ہڈن چیز رہنی تو نہیں چاہیے۔ اور جب آپ میری پارٹی سے سوال پوچھیں گے تو جب آپ فاروق ایک سیکنڈ پلیز، ایک سیکنڈ، اگر آپ میری پارٹی سے سوال کریں گے، فاروق ہیڈ ایوری رائٹ، انہوں نے پٹیشن کی ہے، تو ان کی پٹیشن کا جواب بالکل ان کے ہر سوال کا جواب دینا چاہیے، اور ان کی جو وہ ہے کہ یہ پبلک ہو، بالکل آئی ایم فار اٹ کہ پبلک ہو، اوپن پروسیڈنگ ہو، اور اس پہ کوئی ہڈن چیز نہ ہو، کسی طرف سے کوئی، اگر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو وہ بھی نہ ہو، اور کسی کے ملک صاحب 18 تاریخ کو پی ایم ایل این اپنا جواب درج جمع کرانے جا رہی ہے، یہ تیاری ہے قانونی طور پہ، اس پہ کام ہو رہا ہے؟ آئی ایم ناٹ کوگنیزنٹ ود دا ڈیٹیلز کے جواب جمع کروانے جا رہی ہے پارٹی کے، نہیں میری اس پہ کسی سے بات نہیں ہوئی، اور نہ ہی جو ایٹ ہیلم آف افیئرز ہے ان کے ساتھ میرا کوئی اس میں وہ ہے، لیکن اصولی طور پہ یہ معاملہ کہ یہ ایک اوپن، ٹرانسپیرنٹ، فیئر پروسیڈنگز ہونی چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی اسکروٹنی کمیٹی جو ان وائلیشن آف ای سی پی رولز ہو، اور جو ایک ایڈورسیریل پروسیڈنگز کی ایک پبلک ہیئرنگ کی پروویژن ہے، اس سے باہر، چاہے وہ میری جماعت کا ہے اور چاہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر الزام ہے، ان سب کی ایک پرنسپلڈ پوزیشن ہونی چاہیے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، واپس آئیں گے تو اس بحث کو آگے کریں گے، لیکن اس کے علاوہ یہ تو چلے ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے، یہ جماعتوں کے اندر کا معاملہ ہے، لیکن یہ جو اس وقت مہنگائی کا ایشو ہے، مطلب کڑاکے نکال دیے ہیں لوگوں کے، یہ پی ڈی ایم کچھ کرے یا نہ کرے، اپنی گورننس کے بوجھ تلے ہی پی ٹی آئی جو ہے اس کو مشکلات کا سامنا ہوگا۔ بریک کے بعد پھر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم جو پارٹی فنڈنگ کیس اس حوالے سے بات کر رہے تھے، اور تحریک انصاف کی جو تاریخ ہے وہ 20 جنوری ہے، 18 کو پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کو بلایا، 19 جنوری کو پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاج کر رہی ہے۔ تو اب یہ جو احتجاج ہے یہ کس لیے ہے، اس کا اخلاقی جواز پہ بھی بات کریں گے، لیکن میرا خیال آپ فاروق اس پہ رسپونڈ کرنا چاہتے تھے کسی بات پہ، پھر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ بڑا اسٹریٹ فارورڈ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی کی خواہش نہیں ہے، یہ قانون الیکشن کمیشن کو پابند بناتا ہے کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جانچ پڑتال کرے، چاہے وہ پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی، یا کسی کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جو چیز سامنے آ رہی ہے بار بار کہ 19 تاریخ کو آپ کہہ رہے ہیں جی ہم فارن فنڈنگ کے فیصلے کے لیے احتجاج کرنے جا رہے ہیں، دوسری جانب جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی
اپنا ریکارڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر جمع نہیں کروا رہے تو پھر ان کے جو احتجاج کا اخلاقی جواز کیا رہ جاتا ہے؟ 18 کو جمع کرا دیا تو نہیں کروائیں نا، اگر کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے، تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ ان کو یہ چاہیے کہ پھر یہ کھل کے کہیں کہ سب کا ایک جیسا کرے نا. تو وہ تو کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کسی نے مختلف بات تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر احتجاج کا جواز باقی نہیں رہ جاتا، کیونکہ ان کے اوپر بھی کیس چل رہا ہے، پی ٹی آئی کے اوپر بھی چل رہا ہے، جو بنیادی چیز ہے. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں ایک سیکنڈ ملک صاحب ایک منٹ، میں آپ کے پاس اس کے بعد آؤں گا، آپ کر لیجیے گا بات، آپ کر لیجیے گا. دیکھیں بات یہ ہے، جب ہمیں بار بار یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے امریکہ میں ہم رجسٹرڈ ہیں، پی ایم ایل این یو ایس اے ایل ایل سی رجسٹرڈ ہے، ٹھیک ہے. اس کے روہیل ڈار صاحب جو ہیں وہاں پہ پرنسپل ایجنٹ ہیں، پی ایم ایل این کو رجسٹرڈ کروایا ہے. یو کے میں پی ایم ایل این رجسٹرڈ ہے ایز اے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، دال چاول گھی بیڈ شیٹ سب کا کاروبار کر سکتی ہے ایک سیاسی جماعت. زبیر گل اس کے سربراہ ہیں، چیک کریں. پیپلز پارٹی مارک سیگل کو $60 لاکھ کی جو ہے وہ پیمنٹ ادا کروا دیتی ہے پاکستانی سفارت خانے سے 2008 سے 2012 میں. قوم کے ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا. 1999 سے 2008 تک $3 لاکھ $4 لاکھ دیتے ہیں. وہ پیسہ کیسے گیا یہ جواب دیں گے. جتنی باتیں میری پٹیشنز میں سے ہیں، نہ ملک صاحب نے اس کا جواب دیا نہ انہوں نے دیا. اس کی وجہ کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی انہوں نے شوکت خانم کا نام لیا کہ پتہ نہیں پیسے شوکت خانم یا نیو جرسی میں استعمال ہو گئے. پھر میں بھی اب بات کروں گا پیپلز پارٹی پہ پی ایم ایل این کے کیوں نہیں جواب دے رہی؟ اس وجہ سے ڈر رہی ہے کہ ان کو اسامہ بن لادن سے فنڈنگ ہوتی رہی. کیا اس وجہ سے ڈر رہی ہے کہ کوئی ٹھیکیدار ان کے اکاؤنٹس میں پیسے جمع کراتے رہے، کوئی انٹرسٹ گروپس ان کے پیسے جمع کرواتے رہے ہیں، یا کوئی فارن نیشنلز جمع کرواتے رہے ہیں؟ کیوں جواب نہیں دے رہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ؟ یہ اپنا جواب جمع کروائیں. کیا یہ منی لانڈرنگ کرتے رہے؟ ہمارے اکاؤنٹس میں تو کوئی حوالہ ہندی سے پیسے نہیں آئے. ان کے اس طرح کے اور بھی کیسز ہیں، جعلی اکاؤنٹس، فیک اکاؤنٹ، ٹی ٹی کیس، محبوب انور، چینی والا، پاپڑ والا، فلودے والا، ملک صاحب آپ کو وقت ملے گا سر، آپ کو وقت ملے گا. ملک صاحب میں نے آپ کی باتیں سنی، آپ بھی حوصلے سے سن. جی ملک صاحب، آپ ایک خیراتی ادارے کو بیچ میں لے کر آئے ہیں جو لوگوں کو جو انڈسپیوٹیڈ ہے اس کو نہ لائیں پلیز. یار بات تو سنیں نا، ایک سیکنڈ پلیز، ایک سیکنڈ یہاں بات کو روکیں. دیکھیں جس اصول کے تحت اگر آپ یہ دیکھیں نا ایک ریٹرک میں اور ایک ایسے ردیف قافیے میں جا کے، تو پھر آرگومنٹ نہیں ہوگا، پھر ایسے شور شرابہ ہوگا. آپ سے زیادہ اونچی آواز میں اس طرح کی باتیں کر لوں گا. میں بھی کہنا شروع کر دوں گا جس طرح روز سارے آ کے کہتے ہیں یہ این آر او آپ نے عمران خان صاحب نے اپنی ہمشیرہ کو دیا، یہ کیا وہ کیا. دیٹس آل، کٹ اٹ آؤٹ. اب سیریس بات کرتے ہیں. دیکھیں کیا جیسے یہ حق ہے آپ کو کہ آپ یہ سوال اٹھائیں کہ مسلم لیگ کے اکاؤنٹس جو ہیں ان کا جواب آنا چاہیے، ایسے ہی یہ حق بھی ہے کہ جو دو پوزیشنز ہوتی ہیں نا، ایک پبلک ٹرسٹ ہولڈر ہوتے ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پبلک ٹرسٹ ہولڈرز ہیں، اسی طرح پبلک آفس ہولڈرز ہیں، اسی طرح پبلک منی ہولڈرز ہیں جو ڈونیشنز لیتے ہیں. اگر شوکت خانم پہ کوئی سوال اٹھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو گالی دے رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شوکت خانم کے اکاؤنٹس بھی، کیونکہ وہ اربوں روپے کی ڈونیشنز ہیں اور دنیا کی سب سے سیکرڈ، سب سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ اور کوئی ایک ایسی چیز جو آپ ڈونیشنز کی صورت میں دے رہے ہیں اس کا حساب ہونا چاہیے، بالکل سامنے آنا چاہیے. اگر آپ نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب مسلم لیگ کو بھی دینا چاہیے، پیپلز پارٹی کو بھی دینا چاہیے، اور آپ کے ان تمام ایلیگیشنز کا جواب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پولیٹیکل پارٹیز کو دینا چاہیے. دس از واٹ پرنسپل یہ جو احتجاج ہے لیکن یہاں مشکل کیا، ہماری ایک سیکنڈ میں ایک بتا رہا ہوں احتجاج کیوں ہے. کہ 4 سال سے ایک ایکسیس ڈینائی کی جا رہی ہے. ایک ہی آرڈر ہے اس پورے کیس میں، وہ 30 مئی 2018 کا آرڈر ہے، اور جو فروخ جن ای سی پی کے رولز کا کہہ رہے ہیں نا کسی کی خواہش کے تابع نہیں ہوگا. وہ رولز یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کی جو ایڈورسریل پروسیڈنگز ہیں، یعنی میری بھی کوئی درخواست نہیں. دیکھیں ایک سیکنڈ ٹھہر جائے نا فروخ، ایک منٹ یار پلیز. کسی کو بھی نہیں دیا، مجھے بھی نہیں دیا انہوں نے، پیپلز پارٹی کا نہیں دیا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا، میں حقائق بتا رہا ہوں. نہیں آپ دیکھیں نا، یہ دس از ویری انفیئر نا. میں ان حقائق سے بھائی واقف ہوں. مجھے وہ ساری پروسیڈنگز جس میں آپ سے آپ کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ایپلیکنٹ کو ملنی چاہیے، نہیں مل رہی، ڈینائی ہو رہی ہیں، ایکسیس نہیں مل رہی اس ریکارڈ تک، آپ کی بینک ٹرانزیکشنز تک، آپ کے نمبر آف اکاؤنٹس تک، 22، 44، 66 سب کا جھگڑا ہے آج تک کہ کتنے ہیں. آپ کے جو بیرون ممالک سے آنے والے پیسے ہیں، آپ کی جو لوکل فنڈنگز کے ساتھ آپ کے پاس آنے والے پیسے ہیں. اور پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی آبجیکشنیبل ہے معاملات
کہ آپ نے کن فنڈز کے ساتھ معاملات کو آگے چلائے. تو آپ دو پوزیشنز لینا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ لائرز نے یہ بھی لے آئیں, ہم ان کی تسلی کروا دیتے ہیں, یہ ہماری نہیں. دیکھیں ایک سیکنڈ ٹھہرے نا, بات سنیں. میں تو اوپن بات کر رہا ہوں, چھوڑیں اس پہ کیا فگرز پہ کریں. نہیں بات تو سنیں یار, آپ دیکھیں نا, ایک سیکنڈ میری بات سنیں نا. نہیں یہ بڑی بری بات ہے. آپ 20 میں تو معصومانہ گزارش کر رہا ہوں بھائی, ہم خاموشی سے سنتے ہیں. نہیں میری بات تو سنیں نا. میری صرف اس وقت آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آپ مجھے میری بات مکمل کر لینے دیں, کیونکہ آپ اگر بیچ میں انٹرجیکٹ کریں گے, مکمل, پھر مجھے تھوڑا آگے بڑھنا ہے. میں صرف اتنا, میں صرف ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ 4 سال سے جو پی ٹی آئی کا کنڈکٹ ہے, وہ کنڈکٹ یہ ہے کہ ہم نے اس کو مینج کرنا ہے, اور وہ آپ مینج کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو یہ آپ کا درست کنڈکٹ نہیں ہے, اس پر سوال ہے, اور اس لیے احتجاج ہے. یہ تاثر بھی غلط ہے. یہ سیم کنڈکٹ ان کا 3.5 سال سے ان کا نہیں, یہ بالکل سیم کنڈکٹ, ناٹ ایٹ آل سیم کنڈکٹ ہے. آپ لوگ نہیں آ رہے, نہ تعاون کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کا ریٹن آرڈر ہے ملک صاحب. فاروق, آپ نے کب اپلیکیشن فائل کی؟ 2017 میں. آج 2021 ہے, جنوری 2018 ہے. 3.5 سال اس کو ہو گئے ملک صاحب. میری بات سنیں نا. آپ میں نے جو ہے وہ اس کی درجنوں میٹنگ جو ہے وہ اٹینڈ کی ہیں. میں نے اس کی درجنوں میٹنگ اٹینڈ کی ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کے کیس. میں صرف آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک آدھی میٹنگ اپنے کیس کی بھی اٹینڈ کریں, جا کے وہاں دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے. دیکھیں وہ وہاں بھی ہمارے لوگ جاتے ہیں. آپ بھی آئے نا, آپ بھی آگے اپنے کیس کی دیکھیں. آپ کی ساری دوربین پی ٹی آئی کے کیس پہ, آپ اپنے کیس پہ بھی توجہ دیں نا. میں یہی بات تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اپنے کیس کو نہیں دیکھ رہے بھائی جان. آپ دیکھیں کہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اسی گڑھے کے اندر گری ہوئی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اصولی طور پہ اس کا سب کو جواب دینا چاہیے, اور میرے پاس تو یہ ریکارڈ ہے کہ آپ جواب نہیں دے رہے. چلے جی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, بیکاز اب یہ جو بات ہے یہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ جو 18 تاریخ کو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی وہاں پہ کیا موقع اختیار کرتے ہیں. پی ٹی آئی کو آبویسلی اگین میں ریپیٹ کروں گی کہ ان کی زیادہ اخلاقی ذمہ داری, اس لیے وہ کلیم کرتے ہیں جی ہمارا جو امیج ہے, وہ جو تمام معاملات ہیں وہ درست ہے. اگر یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس, ہم نے کبھی ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال نہیں کیے, نہ کیس میں. عدالت میں کچھ اور آپ لوگوں کے وکلا کا موقف ہے, ٹیلی ویژن میں نے پھر آپ کو کہا جی جی میں آ رہی ہوں, وہ قانونی ماہرین کا موقف تھا. مجھے آپ یہ بتائیں, قانونی ماہرین پارٹی پالیسی آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں, جب آپ پی ٹی آئی کو بار بار کہتی ہیں تو آپ کنڈکٹ کو بھی دیکھیں نا. ہم کوئی قطری خط نہیں لے کر آئے, ہم کوئی کیلبری فونڈ نہیں. عمران خان کا سپریم کورٹ کا کیس مثال ہے. 40 سال کی ہم نے 40 سال کی منی ٹرین دی, عمران خان نے 60 ڈاکومنٹ دیے. چلے مجھے تھوڑا سا آگے جعلی ڈاکومنٹ نہیں دیا تھا. یہ کیا کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں دے رہے. ناز کو مجھے گفتگو میں شامل کریں. جی ناز, جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسٹے آرڈر کے پیچھے آپ چلے ملک صاحب, یہ ذرا ناز کو بیچ میں, ان کی جماعت کے اوپر بھی تو یہ تمام سوالات ہیں نا کہ بھائی انہوں نے اب اپنا جو قانونی جواب ہے وہ تیار جواب لینا, جو لابیسٹ ہے اس کے اتنے لاکھوں ڈالر دیے ہیں. میرے خیال الیکشن کمیشن میں جواب دیں گے کیا, 18 تاریخ کو دیں گے, یا پھر کیا کریں گے؟ ناز کیا ہے پارٹی کی اس وقت اسٹریٹجی؟ دیکھیں, ہم تو الیکشن کمیشن کو بھی جواب دیں گے, ہم تو ہر جگہ جا رہے ہیں, ہم پیشیاں بھی بھگت رہے ہیں, ہم بھاگ نہیں رہے. نہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم سٹے لے رہے ہیں, نہ ہم ان پہ ڈیفیمیشن ڈال رہے ہیں, ہم تو بھگت رہے ہیں چیزوں کو. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ جی کرپشن کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں, کیسز ہیں, عدالتوں کو ہاتھ جوڑ کے, دست بدستہ ہاتھ جوڑ کے وہ کہتے تھے کہ جی التجا کرتا ہوں کہ جلد از جلد کرپشن کے کیسز کا فیصلہ کیا جائے. تو پھر ایسے میں 6 سال سے فورن فنڈنگ کے کیس جو ہے اس کو ڈیلنگ ٹیکٹکس اور ہبے کر کے اس کو جو ہے اس کو فیصلہ اس کا نہ سنانا, تو میں سمجھتی ہوں, اور عمل دخل کرنا اور معاملے کے اندر انویسٹیگیشن میں انفلوئنس کرنا. تو آپ مجھے بتائیے کہ لیڈ بائی ایگزامپل کریں. ہم تو بھگت رہے ہیں, میں تو کہہ رہی ہوں ہماری تو نہیں, لیکن بھگتنے کی بات کیا ہے ناز, کیونکہ پارٹی فنڈنگ کیس میں آپ لوگوں نے کیا ابھی تک بھگتا ہے؟ ہم سٹے کے پیچھے نہیں چھپے. ہاں مطلب پارٹی فنڈنگ کیس میں جو یہ سوالات آپ کے, ماریا یہ حکومت ہے نا, ماریا یہ حکومت ہے, یہ تو ان کے تو ایک ایڈوائزر آتے ہیں کہتے ہیں اگلی فائل میں نے ان کی دیکھی ہے, فلانے کی اگلی فائل دیکھی ہے, اور 1 ہفتے بعد وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں. یہ تو حکومت ہے نا, یہ تو کسی کی بھی گرفتاریاں کر دیتے ہیں. لیکن بات تب ہے جب ان کا احتساب ہوتا نظر آئے, اور ان کا احتساب ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور پھر حالات کی آپ اگر سنگینی کا جائزہ لیں تو ماریا آج کا جو افسوسناک
शर्मनाक वाकया पेश आया है जो मलेशिया में जहाज हमारा हाँ पकड़ा जी, गया very और embarrassing. पूरे सोशल मीडिया के अंदर, पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा Very है, जहाज embarrassing. पकड़ा गया। लोग लिख रहे हैं कि जिस और तरह देखिए, बसों पे लिखा आप होता है, कभी- अब जहाजों कभी पे भी, अब जहाजों पे भी लिखा जाएगा खैर नालात खैर नाल जा। ये आपने मुझे PIA अपनी का हाल लिविंग करके मेमोरी रख में दिया याद है। नहीं है कि पाकिस्तान में किसी प्लेन में ऐसा, मुझे नहीं मालूम, और शायद फिर- आप लोगों को किसी को पता हो कि ऐसा हुआ हो कि जी जहाज जो है वो तहवील में ऐसे ले लिया गया। पैसेंजर्स को ये तो देखिए इनके जबरदस्त, मैं समझती हूँ कि इनको खराज तहसीन पेश करना पड़ेगा कि इनके जबरदस्त, मेरा ख्याल है कि महातीर से ताल्लुकात के दावे ये जो करते थे, तो शायद उसकी बुनियाद के नून के ऊपर दौर में पैसेंजर जो है, जहाज उसको- पूरा बेच आया उसको था जाके, रिलीज वो कर इनका दिया CEO जो गया। लाए थे। अगेन हम Imported- बहस से डिफ्लेक्ट उसका कर रहे हैं ना। इल्जाम भी जहाज, हाँ, मैं तो इलेक्शन कमीशन वाले मामले पे बात कर रही हूँ। यूरोप में आपकी जहाज बात बिक तसल्ली गया से था सुनी PIA है। का जहाज। फर्क मैंने आपकी बात तसल्ली से सुनी है। फॉर गॉड सेक अब ये बात ना करें कि आज की तारीख में PIA का जहाज मलेशिया में पकड़ा गया है, आप उसको दूसरों चलिए के आप ऊपर ना बात डालें। मुकम्मल Very कर लें, मैं उस पर भी रोशनी डाल आप देता लोगों हूं। ने PIA की जो तबाही मचा के रखी है, आप लोगों की वजह से अस्तगफुरुल्लाह। PIA के पायलट्स हमें खुद कहते थे कि हम यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हमें शर्म आती है कि हमें लोग उंगली उठा के कहेंगे कि ये जाली लाइसेंस वाले पायलट्स हैं। आपने पायलट्स की पूरी दुनिया में जगहसाई की, आपने अपने एयरलाइन को खुद जो है उसकी जगहसाई, एक नेशनल कैरियर को जितना नुकसान आप लोगों के गलत फैसलों ने पहुंचाया है। चलिए आपकी इलेक्शन poor कमीशन governance- वाले मामले पे आ आप- जाएं। हाँ, इलेक्शन कमीशन वाले मामले पे आ जाए ना। 19 को आप एहतजाज कर रहे हैं, ये कि इसका किस लिए ये एहतजाज हो रहा है, क्योंकि अब आपने तो अपने भी जवाब दें। हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं, मैंने आपको पहले कहा, देखिए हम तो एहतजाज इसलिए कर रहे हैं और हमें एहतजाज का पूरा हक है। एहतजाज तो इसलिए होगा कि हुकूमत दूसरों को इल्जामात की बुनियाद में 2-2 साल तक सिटिंग MNAs को कस्टडी में नैब के डाल देती है। लेकिन यहाँ फॉरेन फंडिंग का जो मामला आता है इनका, और फिर फॉरेन फंडिंग का मामला आता है, उसके अंदर आप देखें कि वहां पे 6-6 साल डिले घर में इस्तेमाल होते हैं। फिर ब्रॉडशीट का मामला आप उठा के देख लें, यानी कि इंतहा होती है कि ब्रॉडशीट वाले कह रहे हैं कि जी हमसे कट और शेयर मांगा गया है। अब यही कहते थे कि ब्रॉडशीट वाले तो कह रहा मेरा ख्याल है कि वो हर अरबों- किसी के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी के बारे में भी, PMLN के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, मुशर्रफ साहब के बारे में भी कहा। कहते थे ये तो मुझे जरा और ये कहते ना। थे, देखिए वजीर आजम साहब ही कहते थे कि ब्रॉडशीट ने कहा है अरबों बिलियंस ऑफ डॉलर की, अरबों डॉलर की जो है हमारे पैसे बैरून मुल्क करप्शन के फंसे में, और इसी ब्रॉडशीट को कोट करके देखें- वजीर आजम कहते थे। देखें- चल, हाँ, तो देखें- क्या ब्रॉडशीट देखें तब सच मारिया- कहती थी? अगर ब्रॉडशीट तब सच कहती थी देखें- तो ब्रॉडशीट मुझे तो लगता आज है भी कि वो सच हर कह रही कोई है कि अपने आप अपने देखें, हिस्से अगर का शेयर सिलेक्टिव मांगने चीजें उधर से उठा रहा है, बिकॉज ये तो नहीं हो सकता किसी के कि बारे में ब्रॉडशीट देखें- औरों के लिए खोले तो वो सही है, जब यही फॉर्म आपके पोल देखें खोले तो बात- फिर ये फॉर्म Agreed, गलत है। agreed, मारिया- बिल्कुल। देखें की मारिया वजह से बात ना- ये है, देखें देखें मारिया बात ये है, इसको मुझे कंक्लूड करना है। देखें मारिया बात ये है कि जब पीपल्स पार्टी करप्शन की बातें करनी शुरू कर दे ना, तो समझे कि क्यामत की निशानी आ गई है। देखें मसला ये है कि आज ये PIA पे बड़ा रोना रो रहे हैं। लेकिन वो इट्स सो मैं एम्बैरेसिंग। अब आ रहा हूँ उस पे भी आ रहा हूँ। देखिए लोग कैसे PIA करते हैं। एक मिनट आपसे ये PIA तवक्को नहीं करती, 450 मेरे भाई बिलियन का मैं खसारा आपसे छोड़ ये के गए, तवक्को उस वक्त नहीं शर्म करती। नहीं आई। आप एक जब पढ़े PIA लिखे में इंसान हैं, मैं आपसे PIA करती में हूँ कि एक्सेसिव आप मुलाजमीन इस को चीज भर्ती की किया जा रहा था कि आप इदारे को इसका तबाह मजबूत किया गया, उस वक्त करेंगे। शर्म नहीं आई। जब स्टील अपनी मिल का बेड़ा governance गर्क की किया जा पूरी- रहा था, उस वक्त पीपल्स पार्टी को शर्म नहीं आई। जब इदारों को तबाह किया सर, जा इस रहा वक्त था, जो उस ये वक्त शर्म मैनेज नहीं आई। जो मैं अब आ रहा हूँ, एक सर, मिनट ये सुन बैड लें, मैनेजमेंट जो हुई है उसको एक्सेप्ट करें। नहीं, नहीं, सुन ले, आपको सुन आज ले, इसका सुन ले। जवाब देखें- देना चाहिए। देखें, आपको उसकी बैड तो मैनेजमेंट बात हुई है, है। उसको एक्सेप्ट करें, उसका ये तो माजरत बकायदा करें। insane है। उम्मीद नहीं करते। देखें बात ये है, पढ़े देखें लिखे बात लोगों ये से है, लोग उसके क्या ऊपर उम्मीद PIA करते? इंतजामिया का आप मौकफ कम से कम सामने आ गलत गया। गलत एक बोले। प्यारा लीज पे था। लेकिन आप देखें ना, पूरी आप दुनिया ऐसी के अंदर हुकूमत के एविएशन जवाब इंडस्ट्री देने के के अंदर बजाय देखें, इनको किधर चुप जा रहे करवा हैं? लें, मैं नहीं बोला। अच्छा, मुझे जवाब जरा तो आप मेरे पास एक्सप्लेन बहुत कर लेने मुख्तसर है, मैं उसको मुझे बहस एक्सप्लेन को कर समेटना लेने चाहती हूँ बस। देखें, हम तो वैसे ही चुप हैं। देखें हम मैं क्या वो कह रहे हैं बात नहीं आपको? कर रहा। एक मैं आपको मिनट मलिक साहब, एक मिनट फरूख, आप justify कर रहे हैं। मलिक साहब, एक मिनट, आप एक फरूख मिनट। justify कर रहे नाद, हैं एक कि मिनट रुक तैयार जाए है ना, जो रुक पकड़ा जाए, गया, उसको आप रुक जाए justify जरा। करें। जस्टिफाई नहीं कर रहा, मुझे जरा आप जवाब दे लेने देना। आप बड़ा अच्छा जस्टिफाई किया आपने भी अपने मामलात को भी, जरा मुझे बात कर लेने दें। देखें मामला ये है कि एक जहाज पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से एविएशन इंडस्ट्री जो है वो तबाही के दहाने पे खड़ी है। निगोशिएट हो रहा था उस कंपनी में उसकी लीज की पेमेंट्स को, माहाना उसकी पेमेंट्स अदा करते हैं। उन्होंने मेन वाली एक मुकदमा इंग्लैंड के अंदर था, उन्होंने जाके मलेशिया में दायर कर दिया। मिसमैनेजमेंट तो हुई ना? नहीं, हुई है। नहीं, मिसमैनेजमेंट नहीं हुई। कानूनी मामला है कि आया
मलेशिया की अदालत की जुरिस्डिक्शन थी या नहीं थी, उन्होंने एक स्टे ऑर्डर दिया है, उन्होंने एक स्टे ऑर्डर दिया है, इसकी कानूनी हैसियत सामने आ जाएगी। उसको जिस अंदाज से पेश किया जा रहा है वो गलत अंदाज PIA है। मैनेजमेंट की कोई जिम्मेदारी PIA नहीं है, इसमें कुछ PIA और की जो मैनेजमेंट मुसाफिर बेचारे खज्जल हो रहे हैं, उनका मुसाफिरों के लिए इंतजाम कर लिया गया है। मुझे वो मुसाफिर भी याद है जब PIA का जहाज उड़ता ही नहीं था, चलता ही नहीं था, जहाज खराब थे पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर। मुझे अब ब्रेक लेनी है बहुत तीनों का। यहाँ पे हमने बात फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बड़ी डिटेल की, थोड़ी गवर्नेंस पे भी करनी थी, लेकिन फिर ये बहस किसी और दिन के लिए उठाए रखते हैं। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे एक अच्छा इकदाम केपी गवर्नमेंट ने किया है उस पर बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में एक अच्छी जो लेजिस्लेशन के हवाले से कदम उठाया गया उसका जिक्र करना जरूरी है। खवातीन के हकूक के मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खवातीन पर जो घरेलू तशद्दुद है उसकी रोकथाम का बिल मंजूर कर लिया गया है। घरेलू तशद्दुद के खिलाफ कानून सूबे भर में लागू होगा। बिल के तहत खवातीन पर तशद्दुद करने वाले को 5 साल तक कैद की सजा होगी और बिल में खवातीन पर मुआशी, नफसियाती, जिनसी दबाव को भी तशद्दुद करार दे दिया गया है। कानून की रोशनी में जिले तहफ़्फ़ुज़ाती कमेटी कायम की जाएगी जो मुतासरा खातून को तिब्बी इमदाद, पनाहगाह और माकूल मुआवनत फराहम करेगी। बिल के तहत घरेलू तशद्दुद के वाक़यात की रिपोर्ट के लिए एक हेल्पलाइन भी कायम की जाएगी। तशद्दुद की सूरत में 15 दिन के अंदर अदालत में दरखास्त जमा कराई जाएगी। अदालत केस का फैसला 2 माह में सुनाने की पाबंद होगी। अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी पर 1 साल कैद और 3 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। बहुत अच्छा इकदाम है, इसमें तमाम चीजों को बज़ाहिर कवर किया गया है, लेकिन जो एक चीज है वो है सोसाइटी क्या सकरूप सोसाइटी का प्रेशर जो खवातीन को ऐसे केसेस रिपोर्ट करने से रोकता है। सो खवातीन को इनकरेज करना कि वो अगर ऐसे मामलात हो तो उनको रिपोर्ट भी करें और फिर आखिर तक मंतकी अंजाम तक लेकर भी जाया जाए। जब लोगों को मिसाल बनाया जाएगा तो फिर बाकियों को इनकरेजमेंट मिलेगी कि वो अपने साथ हुए हुए जुल्म के बारे में बात कर सकें। सो ये अच्छी काविश है, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से अभी भी बहुत ज्यादा सख्त कड़े इकदाम करने होंगे। प्रोग्राम का वक्त हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.